नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित एक और कहानी लेकर आ चुका हूं। लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद आप काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे, आपके होश उड़ जाओगे, क्योंकि आज की कहानी के अंदर एक महिला को जान से मारा गया है और जान से मारने के बाद सबूत छुपाने के लिए उसकी लाश के साथ भी बदसलूकी की गई है और उसकी लाश को तकरीबन 40 टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया। इस कहानी को सुनने के बाद आपको दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की कहानी भी याद आ जाएगी, जिसमें उसके ही बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने तकरीबन उसकी लाश को 35 टुकड़ों के अंदर बांट दिया था और मौका लगते वो उन टुकड़ों को ठिकाने भी लगा रहा था जिससे वो सबूतों को मिटा सके। लेकिन अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके किरदारों और जगह के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये पूरा मामला बेंगलुरु के वैली कवल इलाके का है। इस कहानी के अंदर पहला किरदार है महालक्ष्मी, जिसकी उम्र तकरीबन 29 साल है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है महालक्ष्मी का पति हेमंत और इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार उसकी मां मीना राणा है। इस कहानी के अंदर चौथा किरदार महालक्ष्मी का प्रेमी अशरफ है। इस कहानी के अंदर एक किरदार और है जिसका अभी नाम सामने नहीं आ पाया है, लेकिन पुलिस उस तक अब पहुंचने की कोशिश कर रही है। दरअसल महालक्ष्मी और उसका परिवार काफी लंबे समय से नेपाल से बेंगलुरु के अंदर रहा करता है। अब बेंगलुरु में जब परिवार काफी लंबे समय से रह रहा होता है, क्योंकि उन्हें रोजगार की जरूरत होती है और वो नेपाल छोड़कर बेंगलोर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन साल 2019 के अंदर महालक्ष्मी की शादी करा देता है उसका परिवार हेमंत से, जो कि नेपाल का ही रहने वाला होता है, लेकिन वो भी बेंगलुरु के अंदर ही रह रहा होता है। अब जब महालक्ष्मी और हेमंत की शादी हो जाती है तो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। हेमंत एक मोबाइल की शॉप पर काम करने लगता है और उसी के साथ महालक्ष्मी जो है वो भी घर की हालात को सुधारने के लिए और पैसा कमाने के लिए एक पासी के मॉल में बनी ब्यूटी शॉप को ज्वाइन कर लेती है एज ए टीम लीडर और वो वहां पर काफी लंबे समय से काम कर रही होती है। अब इसी बीच हेमंत और महालक्ष्मी का एक बच्चा भी हो जाता है। साल 2023 तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन साल 2023 में महालक्ष्मी से एक गलती हो जाती है। गलती ये कि वो एक उत्तराखंड के रहने वाले अशरफ नाम के व्यक्ति से प्यार करने लगती है, जो कि हेयर ड्रेसर होता है। अब शादीशुदा उसके बाद महालक्ष्मी का बच्चा भी हो रखा है, उसके बावजूद भी उसका अवैध संबंध उस लड़के के साथ हो जाता है और काफी ज्यादा मेल मिलाप जो है वो बढ़ने लगता है। अब ये बात महालक्ष्मी के पति हेमंत को पता चलती है। जब हेमंत को ये बात पता चलती है तो दोनों ही पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर काफी ज्यादा झगड़ा होने लगता है, काफी ज्यादा कहासुनी होने लगती है, अक्सर लड़ाई होती है। हेमंत उसे समझाता है महालक्ष्मी को कि ये जो तुम भी कर रही हो ये गलत कर रही हो और इससे हमारा परिवार तबाह हो जाएगा, लेकिन महालक्ष्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, वो फिर भी उसके साथ प्रेम संबंध में रहती है। अब इसी चीज से परेशान होकर हेमंत महालक्ष्मी से अलग होने का डिसीजन लेता है और हेमंत महालक्ष्मी से अलग हो जाता है। अब जब अलग होता है तो महालक्ष्मी कुछ दिन अपने परिवार के यहाँ चली जाती है। अब परिवार को भी जब पता चलता है कि शादीशुदा होने के बाद तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो परिवार भी महालक्ष्मी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। अब इस बात को लेकर महालक्ष्मी अपने परिवार को भी छोड़ देती है और वो परिवार से ही थोड़ी ही दूर पर एक बेंगलुरु के वैली कवल इलाके में रहना शुरू कर देती है और वो अकेली रह रही होती है। वहां पर 3 मंजिला इमारत होती है और ऊपर के कमरे में वो रहा करती थी। अब जब उसका
शादी से वो अलग हुई थी, अपने पति से जब वो अलग हुई थी तो उसने कुछ दिन अपने बच्चे को अपने पास भी रखा, लेकिन 4-5 महीने बीत जाने के बाद उसने बच्चा जो है हेमंत को ही दे दिया। और कभी कभी महीने में एक बार तकरीबन वो अपने बच्ची से मिलने के लिए चली जाया करती थी। लेकिन सुबह वो निकलती इसी बीच 8:30 बजे के करीब, और 9:30 बजे के करीब वो अपने रूम पे आया करती थी, और कई महीनों से वो वहाँ पे अकेले ही रह रही थी। और बीच बीच में उसकी माँ जो है वो अपनी बेटी से मिलने भी आती रहती थी। अब आज से कुछ दिनों पहले ही की ही ये बात है, और ये मामला तकरीबन 20 से 21 सितंबर का है। तो इसी बीच महालक्ष्मी के कमरे से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ जाना शुरू हो जाती है, बहुत बदबू आ रही होती है। और इस चीज़ का एहसास जब पड़ोसियों को होता है तो पड़ोसी तुरंत बिल्डिंग के मालिक को इस बात की जानकारी देते हैं कि ऊपर वाले एरिया से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। अब जो मालिक होता है वो ऊपर के हिस्से में पहुंचता है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा बदबू महसूस होती है, लेकिन वो महालक्ष्मी के गेट को खोलने की कोशिश करता है तो गेट लॉक होता है। अब रेंट एग्रीमेंट के समय महालक्ष्मी ने अपनी माँ का, अपनी बहन का नंबर और एड्रेस जो है वो मकान मालिक को दिया था। वो तुरंत उसकी माँ से संपर्क करता है और माँ को बताता है कि महालक्ष्मी के रूम से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। अब महालक्ष्मी की माँ कहती है मैं तो 2 सितंबर से मेरी उससे बात ही नहीं हो पा रही है, मैं और उसकी बहन, उसका भाई, हर कोई उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका फ़ोन तो बंद ही जा रहा है और हम लोग 2 सितंबर से उससे बात ही नहीं कर पाए हैं, तो हमें नहीं पता कि महालक्ष्मी कहाँ है। मकान मालिक कहता है कि आप तुरंत आइए और यहाँ पर आकर देखिए। तो परिवार भी पूरा एकदम से हैरान हो जाता है। आखिर एक तो लड़की जो है 2 सितंबर से कॉल नहीं उठा रही है, उससे बातचीत नहीं हो रही है, फिर उसके कमरे से बदबू आना, काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है ये तो। आनंद फानंद में उसके परिवार के लोग यानी उसकी माँ और उसकी बहन जो है वो उस इलाके में पहुँचते हैं, उसके घर पर पहुँचते हैं। अब बदबू के कारण आस पड़ोसी भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अब माँ के पास एक चाबी होती है उस कमरे की, क्योंकि माँ अक्सर आती जाती रहा करती थी। तो माँ उस चाबी से लोगों के साथ में मिलकर गेट को खोलती है, तो बहुत ही तेज गेट खुलते ही बदबू आने लगती है। हर किसी के एकदम होश उड़ जाते हैं, लोग अपने मुंह को कवर कर लेते हैं कपड़े से, गमछे से, रुमाल से, जो भी चीज़ उनके पास होती है। लेकिन हिम्मत करके उसकी माँ और उसकी बहन उस कमरे के अंदर एंट्री करते हैं, कुछ लोग भी साथ में एंट्री करते हैं। कमरे के अंदर अंधेरा होता है, दोपहर के समथिंग 3-3:30 बजे का ये समय चल रहा होता है। अब जैसे कमरे के अंदर एंट्री होती है तो वो लाइट जलाते हैं और उन्हें फर्श पे ब्लड नजर आता है, काफी ज्यादा खून नजर आता है और जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए होते हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही कीड़े भी पड़े हुए होते हैं, वहां पे फर्श पे वो रेंग रहे होते हैं। अब इस मंजर को देख के एकदम हर किसी के होश उड़ जाते हैं, हैरान हो जाता है आदमी, परेशान होने लगता है। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा एकदम सदमे में पहुंच जाती है और वो बाहर निकलकर उसी टाइम बदबू के कारण और उस मंजर को देख के बाहर आ जाते हैं। अब मकान मालिक समझ चुका होता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। वो तुरंत पुलिस को इतला करता है, पुलिस को मौके पर बुलाता है। पुलिस भी आनंद फानंद में उस बिल्डिंग में पहुंचती है, महालक्ष्मी के कमरे पे पहुंचती है। तो पुलिस अंदर जाती है, अंदर जाके जब पुलिस भी मंजर को देखती है, पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, पुलिस वाले भी डर जाते हैं। 2-3 पुलिस वाले तो उल्टी तक कर देते हैं, क्योंकि मंजर इतना बद से बदतर था। जगह जगह छोटे छोटे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, ब्लड पड़ा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था और बदबू ही बदबू आ रही थी और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। लेकिन पुलिस वाले फिर भी हिम्मत करके एंट्री करते हैं रूम के अंदर, मास्क वगैरह लगा के। अब वो देखते हैं कि हर तरफ तो ब्लड पड़ा हुआ है, लेकिन एक ब्लड की सूखी हुई लकीर फ्रिज की तरफ जा रही है, ऐसा कि जैसे फ्रिज से ब्लड निकल रहा हो। तो वो लोग उस फ्रिज के अंदर पास पहुंचते हैं और हिम्मत करके कपकपाते हाथों से जैसे ही फ्रिज को खोला जाता है तो मंजर इतना भयानक था कि वहां पर हर कोई हैरान हो जाता है, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। लोग तुरंत उस मंजर को देख के बाहर निकल आते हैं, क्योंकि 165 इंची के फ्रीज में ऊपर के हिस्से में पैर रखे हुए थे, एक इंसानी शरीर के, और
हाथ रखे हुए थे और बीच के हिस्से में भी शरीर के टुकड़े रखे हुए थे और नीचे की साइड में महालक्ष्मी का सर रखा हुआ था। भयानक मंजर था, बहुत ही ज्यादा उस समय हैरान कर देने वाली वो सिचुएशन हो चुकी थी। पुलिस के जितनी भी टीम होती है वो बाहर निकल कर आती है, वो तुरंत अपने आला अधिकारियों को फ़ोन करके बुलाती है और मामले की जानकारी देती है कि ऐसे ऐसे एक लाश मिली है और बताया जा रहा है कि महालक्ष्मी की याद है, क्योंकि गर्दन को देखने के बाद, फेस को देखने के बाद ये तो पहचान ही हो गया था। अब इतने में उसकी माँ की भी काफ़ी ज़्यादा हालत बिगड़ जाती है, माँ भी रोने बिलखने लगती है वहाँ पर। तो पुलिस के आला अधिकारी भी आते हैं, तुरंत फॉरेंसिक लैब की टीम भी आती है, क्राइम सीन वहाँ पर क्रिएट किया जाता है और क्राइम ऑफिसर जो है वो भी आते हैं। लेकिन वो भी मंजर को देख के इतना ज़्यादा सहम जाते हैं कि उन्हें भी स्पेशलिस्ट लोग जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है और वो एक पास ही के पोस्टमार्टम हाउस से टीम को बुलाते हैं। जो टीम आती है वो उस लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करती है, पॉलीथीन वगैरह में पैक करती है, उन लाश के टुकड़ों को गिनती है तो तकरीबन 35 से 40 टुकड़े करीब उस लाश के पाए जाते हैं। मतलब महालक्ष्मी की लाश को 35 से 40 टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब इतना हो जाने के बाद पुलिस को जो है वहाँ पर वो अपनी तरीके से जब जांच करना शुरू करती है तो एक फ़ोन वहाँ पर मिल जाता है। वो फ़ोन उठाकर तुरंत पूछा जाता है ये फ़ोन किसका है, तो वो महालक्ष्मी की माँ जो है वो फ़ोन को देख लेती है और बताती है कि ये तो महालक्ष्मी का ही फ़ोन है। और पुलिस देख लेती है कि 2 सितंबर से ये फ़ोन तो बंद पड़ा है और इसी से अंदाज़ा लगाती है पुलिस कि 2-3 सितंबर के बीच ही लाश का इसको काटा गया है और महालक्ष्मी का इसी बीच में मर्डर हुआ है। अब पुलिस जो है पूरे मामले में तहकीकात करना जो है वो शुरू कर देती है। अब आस पड़ोसियों से पूछा जाता है, मकान मालिक से पूछा जाता है, तो आस पड़ोसी बताते हैं कि एक युवक इसे अक्सर छोड़ने आया करता था। सुबह 8:30 बजे करीब छोड़ता था और 9:30-10 बजे करीब जब महालक्ष्मी घर आती थी तो वो जो है उसे छोड़ने भी आता था और कई बार आस पड़ोसियों ने ऐसा करते हुए देखा था। अब तमाम चीज़ों के आधार पर पुलिस जो है इस पूरे मामले के अंदर जांच कर रही है, क्योंकि शक के घेरे में कई लोग हैं। झगड़ा पति से हुआ था तो कहीं पति तो नहीं है, लेकिन पति से पुलिस ने पूछताछ की और जांच की है तो पुलिस का शक जो है वो क्लियर हो गया है कि पति इन्वॉल्व नहीं है। साथ ही साथ उसके प्रेमी से भी इस मामले में पूछताछ की गई है, अशरफ से, तो भी उस पर भी मतलब अभी पुलिस का जो है वो शक क्लियर हो चुका है कि उसका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और माँ से भी पूछताछ चली रही है, लेकिन वो जो व्यक्ति है पुलिस ने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी जुटा तो ली है लेकिन अभी पहुँच नहीं पाई है। जो व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन पुलिस को जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर सारी शक की सुई जो है वो उसी के ऊपर घूम रही है, क्योंकि 2 सितंबर के बाद से वो व्यक्ति फिर वापस आया भी नहीं है जिस तरह से वो महालक्ष्मी को लेने वगैरह आया करता था। खैर, अब हर एंगल से इसके अंदर पुलिस जांच कर रही है, मामले की पड़ताल की जा रही है, लेकिन ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरा मामला है काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। श्रद्धा मर्डर केस आपने देखा होगा, उसमें किस तरह से एक व्यक्ति ने टुकड़े कर दिए थे और श्रद्धा के बाद कई केस देश में ऐसे निकल के सामने आए थे जिनको लाशों के कई टुकड़ों को कर दिया गया था। खैर, इस पूरे मामले में जैसे ही अब कोई पूरा खुलासा होगा तो वो खुलासा भी मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा कि आखिर मर्डर किसने किया, क्योंकि कई सवाल इस पूरे केस के अंदर खड़े हो गए और जब तक पुलिस कुछ भी क्लियर नहीं कर सकती तो हम ये आकलन नहीं लगा सकते या ये नहीं बता सकते कि आखिर मर्डर किसने किया है। तफ्तीश से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, लेकिन इस पूरे केस में आपको क्या लगता है कि कौन महालक्ष्मी का कातिल हो सकता है? क्योंकि ये पूरा मामला अब मर्डर मिस्ट्री बन चुका है, काफ़ी चर्चित हो चुका है, पूरे पुणे में फैल चुका है कि देखो भाई, पूरे देश में फैल चुका है कि पुणे के अंदर भी दिल्ली जैसा मामला हो गया है। एक महिला को 40 टुकड़ों में बांट दिया गया है जिसकी फ्रिज के अंदर लाश मिली है। आपको क्या लगता है, कहीं माँ का तो रोल नहीं है? क्योंकि परिवार से भी लड़ाई हुई थी, परिवार भी खिलाफ था उसके, उस रिश्ते के जो उसके बने थे, उसका पति से भी उसकी लड़ाई हुई थी और फिर उसका प्रेमी या फिर वो व्यक्ति जो उसे छोड़ने आता था, ले जाने आता था, कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना और तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। क्राइम स्टोरीज आपको पसंद हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए इसी तरह की सच्ची घटना
लेकर आता रहता हूँ। खैर, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।